अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज ज़ाहिर है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है यही है, टेलीविजन स्क्रीन्स को देख करके इंडिया पाकिस्तान का मैच है और सारे लोग उसी के ही मेरे ख्याल है शहर में जकड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें हम सब भी जकड़े हुए हैं और उन मसाइल से शायद थोड़ी देर के लिए रिलीव ही सही, लेकिन बहरहाल लोग मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मैच में जैसे ही टारगेट आता है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने प्रोग्राम को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में पाकिस्तान के सियासी कल्चर पर तज्जिया जरा हासिल करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी कल्चर चल रहा है वो किस नौइयत का है। एक दूसरे पर सियासी मुकदमात बनाने का ये वतीरा काफी पुराना है और ये अभी तक चल रहा है, इसकी ये कहीं रुकेगा भी या नहीं। और फिर जो सबसे देरीना सवाल आजकल है कि ये इलेक्शन की तारीख जो है वो कौन देगा, इलेक्शन कमीशन देगा या सदर देंगे। अब इन दोनों जानिब से खामोशी है। दूसरा अहम मौजू जो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, माइनस होने का पाकिस्तान की सियासत में सरबराहों का जो सिलसिला है वो जारी है। शुरू हुआ था बानी एमकेएम से, फिर वो हमने देख रहे हैं कि पीटीआई के सरबराह के साथ भी यही कुछ हो रहा है। फिर अभी सुनने में आया कराची की सियासत में अहम नाम सरबत एजाज कादरी साहब जो हैं उनको भी माइनस किया जा रहा है। तो वो क्या सिलसिला है। और फिर जो गुज़िश्ता रोज इंपॉर्टेंटली बात रही वो ये थी कि ताजरों ने हड़ताल की, ये हड़ताल कितनी कामयाब हड़ताल थी और इससे क्या फायदा हुआ या नुकसान, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सियासी तनज़्ज़ुली, मुआशी बदहाली और जैसे मैंने कहा कि सियासी मुकदमात का पुराना कल्चर जो है वो उरूज पर है। इसके लिए मेरे साथ तज्जिया देने के लिए मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर तज्जियाकार है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। शामी साहब, सवाल मेरे पास बहुत सारे होते हैं क्योंकि जब आप जैसी शख्सियत आ जाती है तो मैं चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ों पर बात कर लें। लेकिन सर दस्त सर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास सियासी तनज़्ज़ुली जो है वो हम देख रहे हैं और उसके जो जिसे कहते हैं रिबटल्स जो हैं वो मुआशी बदहाली के हवाले से भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो सियासी मुकदमात बनाना है, सियासत को इतना बुरा बना देना कि सियासत बराए खिदमत के बजाय लोग कहते हैं कि सियासत बराए नफरत होती जा रही है, ये कल्चर कैसे हम परवान चढ़ा रहे हैं और क्यों चढ़ा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ एक सियासी अज़्म इस्तेहकाम है और एक बेयकीनी जो है वो मुसलसल चली आ रही है। कुछ अरसे के लिए सुकून आता है, फिर उसके बाद वही लोग एक दूसरे के दरपे हो जाते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ जीना नहीं सीखा। हमारी तारीख भरी पड़ी है उनकी महालड़ाइयों से, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयों से। आप जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का दौर देख लें और उनके मुखालफिन को देख लें। उसके बाद आप चलते चले जाएं, यही महालड़ाई जो है आप इसे मौजूद पाएंगे। और आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब एक तरफ हैं और उनके मुखालिफ एक तरफ हैं और ये एक दूसरे को जीने का हक देने पर तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने मामलात को बहुत इंतहा तक पहुंचा दिया और अपने जो मुखालिफिन थे उनको इस कदर दीवार से लगाया। अब वो उसका इंतकाम ले रहे हैं, या जो इंतकाम ले रहा है उससे खुश हो रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है और खुदा मालूम कब तक चला जाएगा और हमें एक रुसवाई का सामान करता चला जाएगा। और मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की पैदावार है। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा और खुदा मालूम मुस्तकबिल हमारे लिए क्या लेकर बैठा हुआ है। शामी साहब, ज़ाहिर है बहुत तशवीशनाक बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसी में मेरे जहन में ये सवाल उभरा जब आप ये बात कर रहे थे कि इस कल्चर है और भुट्टो साहब के मुखालफिन और फिर जो खुद भुट्टो साहब की सियासत रही। फिर हम अगर बिल्कुल माजी करीब थोड़ा अरसे पहले की बात करें, जनाब मुशर्रफ का जो दौर था वो एक अलग दौर था। गो के ज़ाहिर है हम कह सकते हैं कि वो उस तरह से जमहूरी अमल तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक ये सारा कल्चर चलता रहा। इस सब दौरान जब आप इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं तो इस सिचुएशन में जहाँ हम आकर फंस गए, यानी मुआशी तौर पर तो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं और सियासी तौर पर जैसे आपने कहा इतने बुरे फंसे हुए हैं कि एक दूसरे को बात सुनने को तैयार नहीं है, तो किसी किस्म का ग्रैंड डायलॉग, नेशनल ग्रैंड डायलॉग किया जा सकता है, हो सकता है? और अगर ये हो सकता है तो इसके लिए पहला कदम कहां से उठेगा, कौन उठा सकता है ये कदम? देखिए, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब
आसिफ अली जरदारी साहब, ये बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अगर ये सर। तीनों आपस में मिल बैठे हैं और किसी नाहे अमल पर मुत्तफिक हो जाएं तो पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो चुटकियां बजाते ख़त्म हो सकता है। और मैं अपने पहले अर्ज किया कि मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो सियासत से जुड़ा हुआ है। हमने सियासत में हम खाना जंगी का शिकार हैं, एक दूसरे को जिच करने के लिए जो कैंपेन चला रहे हैं और जो तूफान उठा रहे हैं और जो खबरें फैला रहे हैं और जो अफवाहें फैला रहे हैं, उन सब ने मिलकर हमारा जीना हराम कर दिया है। अगर ये हजरात समझ जाएं और एक दूसरे का हाथ थाम लें तो मेरा ख्याल है हालात को संभालने में मदद मिल सकती है, वरना फिर हालात खुद फैसला करेंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है और कहाँ जाना है और किसके साथ क्या सलूक करना है। शामी साहब, ये तो ठीक है ना कि हालात खुद फैसला कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम सड़कों पर सियासी जमातों ने तो शायद इतना नहीं पुल किया, लेकिन बहरहाल लोग बिजली के बिलों से सताए और महंगाई बेरोजगारी के सताए हुए थे तो वो सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ज़ाहिर आप बड़े ज़ीरक शख्सियत हैं, ये जो निगरान वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया उस पर सोशल मीडिया पर बात हुई, अखबारात में भी लिखा गया कि ये कहना कि हाँ महंगाई या बिजली के बिल आ तो गए हैं इतना ज़्यादा, लेकिन इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं है जितनी हो रही है। क्या ये जलती पे तेल का काम नहीं कर रहा, ये नमकपाशी नहीं है अवाम पर? क्योंकि आप खुद बार बार फरमा रहे हैं कि सियासी जो जुबूहाली है उसके असरात हमें मुआशी बदहाली की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि निगरान जो वजीर आजम है उनको ये बयान देने से गुरेज ही कर लेना चाहिए था कम से कम? देखिए, वजीर आजम हाउस में तो बिजली का बिल आता नहीं है और वहाँ का मकीन जो है उसे कैसे मालूम हो सकता है कि लोग किस हाल में हैं? वो तो जिस मुकाम पर है वहाँ सब मजे में है। इस वक्त लोग बिल नहीं दे पा रहे, बड़ी तादाद में, भारी तादाद में लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजली का बिल अदा कर सकें, गैस का बिल अदा कर सकें। लेकिन ये जो भी सूरत हाल है, जाहिर है कि निगरान वजीर आजम ने पैदा नहीं की, ये हमारी बरसों की बदआमाली का नतीजा है। और इसे कोई जुलूस निकाल लें, जलसे कर लें, मुजाहरे कर लें, हड़तालें कर लें, हुकूमत का तख्ता उलट दें, ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये मसला हल होगा नाक़िल तदबीर से हल होगा, मिलकर बैठने से हल होगा, सर जोड़ने से हल होगा। और ये हल या बल्कि एकदम हल हो ही नहीं सकता। सही बात। तो जो मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना होगा और देखना होगा कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है, किस तरह उनके दिल पे हाथ रखा जा सकता है। सही बात है। सियासी जमातों को भी इस बात पे गौर करना चाहिए और मजहबी जमातों को भी इस पर गौर करना चाहिए। सही बात है। और दूसरे अदारों को भी इस बात पे गौर करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि जो मजहबी जमातें हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनको चाहिए कि गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में कमेटियां कायम करें। जो लोग बिल नहीं अदा कर सकते उनकी दस्तगीरी करें, जो लोग अदा कर सकते हैं वो उनके हिस्से का बिल भी अदा करें और एक दूसरे से जुड़ जाए। और ये एक हल है जो आर्जी हल तो है अगरचे, लेकिन जिससे कुछ सुकून मिल सकता है, वगरना तो कुछ हासिल नहीं होगा। जितना मर्जी गला फाड़ लें, जितना मर्जी एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम करार दे लें, जितना मर्जी गुस्सा उतार लें, ये मामला वो नहीं है कि जो आप इस तरीके से हल कर लेंगे। ये इस तरह की हरकतों से ये मामलात मजीद खराब होते जाएंगे और आप सर पकड़कर बैठे रह जाएंगे। शामी साहब, मैं एक सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछला जो लोगों का एक जैसे कहते हैं ना ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें, आपने भी नाम लिया आसिफ अली जरदारी साहब का, आपने कहा नवाज शरीफ साहब, फिर आपने कहा इमरान खान साहब, ये सारे बैठें और बैठकर बात करें। जनरल बाजवा जब ज़ाहिर थे उन्होंने ये कोशिश शायद की, एक मीटिंग के दौरान इमरान खान साहब को भी बुलाया गया और बाकी सारे शख्सियात, नवाज शरीफ साहब तो यहाँ नहीं थे ज़ाहिर, शहबाज शरीफ साहब से कहा गया कि वो आए, तो उसमें इमरान खान साहब ने आने से मना किया और वो नहीं पहुंचे वहां पर। आप समझते हैं कि आज की सूरत हाल में मुख्तदर हलकों की जानिब से ये कोशिश हो सकती है, और अगर होगी तो ये सारे लोग, क्योंकि अब तो सारे टर्मोइल का शिकार हैं, तो ये सारे आ सकते हैं वो एक पेज पे?
देखिए, माजी की बातें अगर हम छोड़ लें और मुस्तकबिल की तरफ देखें, हाँ जी, माजी में तो एक दूसरे का बहुत जिक्र कर लिया गया, एक दूसरे के खिलाफ बहुत गुस्सा निकाल लिया गया। अब हमें आगे देखना चाहिए और अपनी गलतियों का अजाला करना चाहिए, अपने गिरेबान में मुंह डालना चाहिए। जी सर। और अगर ये हमारे सियासी रहनुमा ये नहीं करेंगे तो वक्त इन्हें रोंद कर आगे बढ़ जाएगा और ये पछताते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है मुजीबुर रहमान से, और ज़ाहिर है जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर हम सब के सामने है कि पाकिस्तान का सियासी कल्चर और फिर उसके साथ साथ मईशत की ज़ुबूहाली। गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी हड़ताल ताजिर बिरादरी की जानिब से देखने को मिली। इस हड़ताल के क्या समरात मिल सकते हैं या मिले हैं, इस पर बात करेंगे शर्जील गोपलानी से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि गुज़िश्ता रोज कराची में हमने देखा कि शटर डाउन कर दिया गया, और किसी एक मार्केट में नहीं, पूरे कराची की अगर मैंने जहां से रिपोर्ट्स ली हैं सब ने मुझे बताया कि हाँ पूरी तरह से मार्केट्स बंद रही। ताजरों की हड़ताल कामयाब रही और या ना रही, इस हवाले से जरा पूछ लेंगे। लेकिन अभी मैंने मालूमात हासिल की शर्जील गोपलानी साहब से कि आप लोग ने पूरी भरपूर हड़ताल तो कर दी, लेकिन आपका नुकसान कितना हुआ? तो 1-2 हज़ार या कई करोड़ रुपए की बात नहीं है, 2 अरब का नुकसान हुआ है एक दिन की हड़ताल पर। ये 2 अरब हमारी मईशत संभाल सकती थी या नहीं, इस पर बात करने के लिए और फिर ताजरों के जो मसाइल हैं उस पर बात करने के लिए शर्जील गोपलानी, चेयरमैन ताजिर एक्शन कमेटी, मेरे साथ मौजूद हैं। गोपलानी साहब, थैंक यू वेरी मच। गोपलानी साहब, पहले तो मसला ये है कि चलें पहले आप मुझे ये बताएं कि कल आपने जो हड़ताल की, ये कामयाब हड़ताल कहेंगे आप इसको? देखिए, हड़ताल के हिसाब से तो कामयाब हड़ताल है। ओके। अगर आप रिजल्ट की बात करें तो वो जीरो है। होना ये चाहिए था कि जब आपने अव्वल तो हड़ताल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 2 अरब का नुकसान मेरा और आपका ही नुकसान है, इस कौम का ही नुकसान है। एक दिन 1 रुपया कमाना भी बहुत मुश्किल है, और अरबों और आजकल के हालात में तो बहुत ही मुश्किल है। और अरबों रुपए का लॉस, फिर आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू का अलग लॉस हुआ है। जी सर। 30 करोड़ रुपए प्लस का जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस है। लेकिन असल बात यह है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। यानी जब आपने जो सारी सिचुएशन सबको पता है कि टिम्बर मार्केट में के इलेक्ट्रिक के लोग आए, उन्होंने बिजली काटने की बात की, उसके बाद आपका उनके ऊपर धावा, फिर उनकी मार कुटाई, वो सारा कुछ, फिर आपके नाम पर FIR हो गई, फिर आपकी दोबारा उनसे बातचीत भी हो गई, कुछ मामला ठीक हो गए कि इलेक्ट्रिक के साथ आपके FIR आपकी जूं की तू है। कल आपने हड़ताल कर दी और हड़ताल का रिजल्ट आया 0/0। किसी ने आपसे कोई बात नहीं की? नहीं, बात हुई। कल FBR के मेंबर आए थे इस्लामाबाद से, वजीर आजम साहब ने भेजा था। ओके। और बादशाह वजीर साहब से हमारी मुलाकात हुई। ठीक है। लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं मिला ना। हमने वजीर आजम साहब से मुलाकात की गवर्नर हाउस में। जी, वो हमने उस वक्त भी तजावीज़ दी, हमने उस वक्त भी हमारी परेशानियां बताई। उन्होंने मेंबर FBR को भेज दिया, लेकिन उसका मदावा और हल नहीं निकाला तो गया। आपने कल जब मुलाकात की जो भी FBR के मेंबर वहां से आए थे, उनसे आपने क्या बात की? देखिए, हमने पहली बात तो ये की कि आप बिजली के बिलों से टैक्सेस तो ख़त्म करें। ये टैक्सेस जो है आपका रेवेन्यू जनरेट करना, ये FBR का काम है। जब इतना बड़ा आपके पास डिपार्टमेंट मौजूद है तो आप ये जो टैक्सेस जो है 13 किस्म के टैक्सेस आप बिल पे लगा के क्यों देते हैं? अच्छा। आपने आवाम से जो टैक्स लेना आप डायरेक्ट लें, पहली बात। दूसरी बात, आपको उस वक्त सबसे बड़ा लोड आपका है वो है एनर्जी और फ्यूल। ठीक है। फ्यूल आपको जो है, अगर आपकी कंजप्शन कम करनी है तो आपको जो आपके पावर प्लांट्स हैं उसको उससे हटाना पड़ेगा कि जहाँ पे फ्यूल आपके जल रहे हैं। उसका सबसे आसान हल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, वो सबसे आसान हल था, सोलर पावर के ऊपर आप फौरी तौर पे आप उसको अलाउ कर दें। अब हुआ क्या है, 500 कंटेनर कमर्शियल इंपोर्टर्स ने आपके सोलर पैनल्स के इंपोर्ट किए, पोर्ट के ऊपर डिटेन हुए हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए। आपने उसके ऊपर ड्यूटी खत्म कर दी, आपने तमाम किस्म के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्सेस खत्म कर दिए, लेकिन उसके सम्राट जो असरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचे। एक तो आपको इसको रिलीज करना चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने फंड में से या तो प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ मिलाए या किसी तरीके से बैंक्स को मिला के बिलासुदी कर दे सिर्फ सोलर पावर लगाने के लिए। अच्छा। अगर आपके रेसिडेंशियल सेक्टर ही इस पे मूव हो जाता है तो आपका बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा, आपको लोड शेडिंग का मामला हल हो जाएगा। आपके फ्यूल के अगर 30% से ज़्यादा आपका जो है
फौरन एक्सचेंज बच सकता है इस पे। ये आपकी तजवीज़ थी? बिल्कुल हमारी तजवीज़ थी, और इससे बेहतर तजवीज़ हो नहीं सकती। वरना मुशर्रफ साहब के टाइम पे तो आपका पिन बिजली प्रोजेक्ट भी लग रहा था जी, आप सोलर गार्डन की तरफ भी जा रहे थे, आप हाइडल प्लांट्स की भी तरफ भी जा रहे थे, लेकिन ये तमाम के तमाम आपने वक्त के ऊपर नहीं किए। अब आपके पास रास्ता क्या है? या तो आप जिस तरीके से आपने आवाम को महंगाई के दलदल में, अजाब में फंसा दिया, और लोग दिन ब दिन आप देखें बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि ख्वाहिशात पर, आई एम सॉरी लेकिन मैं कोई इस तरह की बात कहना नहीं चाहती, लेकिन कोल से बिजली पैदा करने के लिए साहिवाल में प्लांट लगा दिया गया। कोयला जो है वो साहिवाल में तो पैदा नहीं हो रहा ना, वो सिंध में पैदा हो रहा है और यहाँ से ट्रेवल करके प्लांट वहां जा रहा है। तो आई एम सॉरी वैसे, लेकिन ये सारे सियासी स्टंट हैं जिस पर हम देख रहे हैं सूरत हाल। लेकिन एक दिन कारोबार बंद रखने का आपके ताजिर को नुकसान हुआ, यानी उसकी दुकान बंद रही, उसका एक दिन की जो भी दिहाड़ीदार आपका वर्कर था, मजदूर था, वो मारा गया। बिजली के बिल कम नहीं हुए, अगला महीना शुरू हो चुका है सितंबर का, अगस्त के बिल फिर वैसे ही आने हैं। अब इस सिचुएशन के बाद गोपलानी साहब अगला लाहे अमल आपका क्या है? देखिए मैं एक बात और आपको बताऊं, बिजली के बिल अगर आप भारी भरकम भेजेंगे जी, तो हर शख्स तो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके पैसे नहीं हो क्या करेगा? सही नहीं भरेगा ऑब्वियसली। लाजमी बात है कि आपके जो एनर्जी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के, वो कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक हो गया। ये चीज 92 के अंदर दिल्ली के अंदर आप देखें कि 65% लाइन लॉसेस था, लोग बिजली के बिल नहीं भर सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे लोगों को जो है बिजली के बिल 300 रुपए पर यूनिट करके उनको संभाला। आज दिल्ली के अंदर 5% लाइन लॉसेज है और वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पे बहुत 200 यूनिट या 300 यूनिट के बिल जो है वो जीरो है। उन्होंने इन चीज़ों पे काबू पाया। आज आपको महंगी से महंगी बिजली करके आप काबू तो नहीं पा सक रहे। ये आपकी निगलेंस नाअहली को जो है उसको सही तरीके से इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको पूछ रही हूँ ना कि देखें अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, अगले बिल तैयार पड़े हुए हैं आपके, ठीक है? अगस्त के बिल आपके बस आएंगे इस महीने के एंड पर, 24-25 तारीख को मेरे ख्याल आ जाएगा, 20 तारीख को आ जाएगा। तो अब उसके बाद वही बिल पे टैक्सेस भी होंगे, वही सब कुछ होगा। एक हड़ताल के बाद गोपलानी साहब भी अपना काम शुरू कर देंगे, बाकी सारे भी आपके जो लोग हैं वो अपना काम करते रहेंगे। हो गई थी बात खत्म होगी बस। देखिए हमारी एहतिजाजी तहरीक जारी है। अच्छा। और हम आगे जाके हड़ताल का दायरा कर वसी करेंगे, क्योंकि ये एक हड़ताल हमने की 31 तारीख को पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरा ने बंद किया। आज आज एक सियासी जमात जमात इस्लामी वालों ने आज हड़ताल की, वो भी आज हड़ताल की जज्वी तौर पे कामयाब थी। जज्वी तौर पे कामयाब थी। 100% नहीं बनता, लेकिन 50-60% कराची तो बनता। और आपको अब कंट्री एरियाज की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अच्छा खासा बनता। आज भी इन्होंने 3 दिन की उन्होंने तो वैसे भी आपकी हड़ताल की हिमायत की थी, लेकिन आप लोग फिर डिवाइड भी हो गए बीच में। नहीं, डिवाइड नहीं हुए। देखें बात ये प्रॉब्लम कराची का ये, अगर हम किसी सियासी जमात की तरफ जाते हैं तो पहले हमने बहुत कुछ भुगता है। तो आप तो एक सियासी जमात के साथ के इलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए सर। देखिए वो तो आपकी, इसका मकसद है कि वो सिर्फ आपकी अपनी जात की बात थी, इसलिए आपने के इलेक्टर को क्लियर करने के लिए एमकेएम के साथ आप चले गए। बिल्कुल, एमकेएम ने हमें बुलाया था हमारी हिमायत करने के लिए हड़ताल की। और हमें ये बताया गया कि हमने मुज़ाकरात कर लिए हैं, आप हमारे साथ चाय पीने चलें। आपके 3 इशूज हैं टिम्बर मार्केट के। नंबर 1 लोड शेडिंग, नंबर 2 रिकनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और नंबर 3 FIR वापस लेने की। तीनों चीजें हमारी होती हैं। FIR तो वापस नहीं हुई आपकी? बिल्कुल नहीं हुई। और मैंने जोर भी नहीं दिया FIR वापस देने पे, ना मैंने वहाँ FIR वापस देने की बात की। मैंने 2 पॉइंट पे बात की है कि आप हमारी लोड शेडिंग का जो मसला है उसको रिजॉल्व करें। और 7 दिन से 24 तारीख को जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ है उस वक्त से लेकर 30 तारीख तक लाइट बिल्कुल ही नहीं थी एरिया में। और जिस दिन मैं वहाँ गया हूँ दोपहर को 12:30 बजे CMS स्कूल है भीमपुरा में, एक बच्ची वहाँ बेहोश हो गई गर्मी की शिद्दत से। आप मुझे बताएं, मैं एक ताजिर रहनुमा जरूर हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं कोई। लेकिन आप सियासत कर तो रहे हैं। देखिए मैं बिजनेस की पॉलिटिक्स में हूँ जरूर। नहीं, लेकिन कुछ सियासी जमातें आपको अपनी तरफ खींच भी तो रही है ना। TLP चाहती है कि आप उसके झंडे तले आ जाएं ताकि आप MNA बन जाएं और आपको MNA का टिकट मिल जाए। जमात इस्लामी ने भी आपके ऊपर हाथ रखा, MKM ने भी आपके हाथ रख दिया। आपने अभी, हम लोग वैसे ही ऑफ एयर, हमें पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी आपसे रब्ता कर रहे हैं। तो आप ख्वाहिशमंद हैं प्योरली पॉलिटिक्स में आने के, या ये वाली? देखिए मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये कि लोगों को किसी तरीके से राहत मिले, किसी तरीके से लोगों के मैं काम कर सकूं। मैं फलाई काम करता हूं, आपको पता है मेरी टिम्बर मार्केट के अंदर मैं बिला सूदी कर्जा भी देता हूं। जी मुझे पता। ठीक है, ये मेरा काम अपनी कबर के मामला को आसान करना है। मैंने किसी के लिए सियासत नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं आवाम के फलाह बहबूद हल हो किसी तरीके से। अगर मेरा, लेकिन गोपलानी साहब वैसे बात आप पुरानी हो गई है, लेकिन बस आखिरी सिर्फ मुझे बताएंगे, उस दिन आपने जो मार कुटाई की के इलेक्टर के लोगों को, वो गुस्सा आ गया था आपको, या आपको लग रहा था कि ये कुछ ज्यादती हो गई है? ये क्यों किया था? क्योंकि अभी भी लोगों के जहन में ये बात है कि गोपलानी साहब ने ऐसा क्यों किया। देखिए एक बात मेरे को ये बताएं, मैं इस शहर में सब मुझे जानते हो, मैं आपके मीडिया पे भी कम से कम 15-20 साल से आता हूँ। जी सर। गैंग वॉर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, 3 साल जिला वतनी भी काटी, आज तक कभी किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं की और गाली गलौज भी।
लेकिन आप मुझे ये बताएं, एक अमला आके अगर बदतमीजी, बदसलूकी, बदतेजी भी करता है तो क्या रिएक्शन होगा? जिस मार्केट में $170 मिलियन का जो मार्केट रेवेन्यू जनरेट करती है, जिस मार्केट में ये लोग आए हैं, पाकिस्तान के लार्जेस्ट 100 टैक्सपेयर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको लाखों की बात, 100 टैक्सपेयर में से 4 उस मार्केट से बिलोंग करते हैं। ओह गॉड। और एक दुकानदार ऐसा नहीं है कि जिसका कभी बिजली का बिल एक दिन लेट भी हुआ हो। एक दुकानदार ऐसा नहीं है कि कभी कुंडे की तरफ गया भी हो। उस दुकानदारों के पास आके जो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मुल्क की मईशत चला रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को रोजगार बनाम कर, उधर आके कोई अगर बदतमीजी भी करेगा या बदसलूकी करेगा तो फिर रिजल्ट क्या होगा? तो हमारा काम नहीं है। रिजल्ट वही होगा जो गोपलानी साहब ने एक्शन दिखाया। गोपलानी साहब ने नहीं दिखाया, ये पब्लिक का रिएक्शन था। 25 लोगों पर FIR हो गई है और रोज हम धक्के खा रहे हैं कोर्टों के। आज भी मैं सुबह कोर्ट गया हूँ और 8 तारीख को फिर मैं पेशी में जाऊँगा। पेशियां भुगतते रहेंगे और एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज जारी रहेगा और एहतजाज का दायरा कार वसी से वसी तर होता जाएगा। हो सकता है कि 17 दिन 20 दिन की हड़ताल भी हो जाए। मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ। क्या हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं। What it's mean? I mean, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। देखिए, सर्वे फॉर्म के ऊपर 17 दिन पूरा मुल्क बंद रहा था। अगर ये मामले को नहीं हल किया गया, आप पूरा मुल्क 17 दिन बंद रखेंगे शहर को? इस शहर को नहीं, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये तो आप धमकी दे रहे हैं गोपलानी साहब। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास हल ही नहीं है। जो रोडों पे लोग निकलेंगे, इससे तो बेहतर है कि लोग घरों में बैठ जाएं। जब कारोबार नहीं चल रहा, जब आप बिजली नहीं दे सकते, लोग बिजली का बिल नहीं भर सकते, रोजगार नहीं है, मैशत तबाह है, डॉलर नहीं है, कंटेनर पोर्ट में डिटेन हुए हैं, और हम करेंगे? हमारी तो सुनने को कोई तैयार नहीं है। सही बात हो गई। शर्जील गोपलानी, चेयरमैन ताजिर एक्शन कमेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमा रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि 17 रोज के लिए भी मुल्क हड़ताल कर दी जाए और फिर शायद निगरान हुकूमत और लोगों को सोचना पड़ेगा कि ताजिरों की डिमांड्स को कैसे फुलफिल करना है, या उससे पहले इनसे डायलॉग करना जरूरी है या नहीं। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक और शख्सियत को एक अपनी तहरीक से माइनस किया जा रहा है। कौन माइनस कर रहा है, कैसे माइनस हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि माइनस होने का सियासत में सिलसिला जारी है। शुरुआत में मैंने कहा था कि ये सिलसिला शुरू हुआ था, हमने देखा कराची की एक तंजीम के बानी MKM के साथ, और अब ये सिलसिला जारी हो सारी है। कराची के हवाले से भी बात करें, वैसे ओवरऑल बात करें, सुन्नी तहरीक का नाम सबने सुन भी रखा है। अब मामला ये हो गया है कि सुन्नी तहरीक के सरबराह जो थे या हैं, अब मुझे नहीं पता मैं थे बोलूँ या हैं, सरवत एजाज कादरी साहब, उनकी जो कमेटी है, जो उनके भी तंजीमी मामलात हैं, उन्होंने कहा कि जी अब आप हमारे सरबरा नहीं हैं क्योंकि आपने ये सारी जो हैं बेकायदगियां की हैं तहरीक के हवाले से। सरवत एजाज कादरी के खिलाफ मरकजी अरकान की शिकायत का अंबार है। सरवत एजाज कादरी तंजीमी, दस्तूरी और शरई उमूर के मामलात में उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। एक कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब की है। सरवत एजाज कादरी ने सब क्या किया, क्यों किया, और अब सुन्नी तहरीक के वो सरबरा नहीं है, तो नया सरबरा कौन है, इस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है सरवत एजाज कादरी को। सरबरा हैं मेरा ख्याल है अभी तक, सही अगर गलत नहीं हूं मैं, सुन्नी तहरीक के, और उनसे जरा पूछ लेते हैं कि क्या मामला हुआ है। सरवत एजाज कादरी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। कादरी साहब, ये फरमाइएगा कि आप सरबरा हैं सुन्नी तहरीक के या कानूनी तौर पर या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपने इंट्रो में यकीनन ये गुफ्तगू भी की। और अगर आइन और कानून देखते हैं, अगर रूल ऑफ लॉ देखते हैं, कानून के लिहाज से देखें, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का सरबराह हूँ। अच्छा। आइनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से। और ये मिशने मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक हम जिस तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, आज 17 साल गुजर गए, तो लिहाजा जहाँ तक आपने आइन और कानून की बात की, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, या दूसरे एज ए चेयरमैन अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से भी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है। तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान, हम मोहब्बत करने वाले, इनकी काविश से आज ये जिम्मेदारी हमने संभाली। और आप जानती हैं कि एक सिस्टम है मशावरत का, एक शूरा का, जिसने ये फैसला किया और मुझे इस मनसब पे दिया। उसमें तमाम मुल्क के जिम्मेदारान, तमाम मुल्क की जो सदर, जनरल सेक्रेटरी, जो हमारे हजरात हैं, ये उनकी सबकी इसमें मशावरत होती है, शूरा होती है, जो तकरीबन 22 से 21 रुकन पे मुश्तमिल होती है। वो ये फैसला करती है सारी चीज़ों का। और
हमारे मुख्तलिफ एक शोबे जाते हैं, जैसे शोबा सियासत है, शोबा तंजीमी उमूर, इंतजामी उमूर, दीगर शोबा जाते हैं। मैंने आज से 10 माह पहले एक शोबा कायम किया जिसका नाम रखा मैंने शोबा एहतिसाब और परफॉर्मेंस, ताकि मेरिट के ऊपर हमारे फैसले हो, मेरिट के ऊपर हम अपने काम को लेकर आगे तो आप चलें। मेरिट पे पूरे हमने नहीं मुल्क में उतरे, आजकल आपकी ये बनाई हुई सरबत एजाज कादरी साहब, जो आपने तंजीमी ढांचे के अंदर एक और फैसला करने के लिए, एहतसाब के लिए जो कमेटी बनाई, जो चीजें तरतीब दी, उसका आप खुद शिकार हो गए। आपके बारे में जो कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब की है उसमें चार्जेस हैं आपके ऊपर। आपने तंजीमी मामलात में जो है उसमें गलतियां की हैं, दस्तूरी मामलात जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है, शरई उमूर की खिलाफ वर्जी की है। तो ये सब क्या है? यकीनन आपने बड़ी प्यारी बात की है, और बहुत अब मुझे आप थोड़ा सा अगर क्लैरिफाई करने दें तो फिर मुझे फायदा होगा इस आपकी गुफ्तगू का, क्योंकि आपने कंटिन्यू एक बात की, तो मुझे भी थोड़ा सा कंटिन्यू एक आध मिनट दे दें तो मैं, ताकि आपको अच्छे अंदाज से इसको गुफ्तगू कर सकूं। 10 माह पहले जब हमने ये अमल शुरू किया एहतिसाब का, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को पेश किया। उसके बाद ये तय था कि हमारा हम सबका एहतिसाब होगा। एक FIR कटती है, एक FIR नॉमिनेट, उसमें 12 आदमी नॉमिनेट है, तो उस FIR की नॉमिनेशन के अंदर ये नहीं है कि आप एक बंदे को उठाएं और उसके साथ उसका एहतिसाब करें और 9 को आप फारिग कर दें कि 9 का एहतिसाब नहीं है। एहतिसाब का हमारा स्लोगन ये था कि एहतिसाब सबके लिए, और उसी के तहत एहतिसाब हुआ। लेकिन एक जगह पर ला के एहतिसाब रोक के और आप रात को कोऑर्डिनेटर के जरिए ऐलान कर देते हैं। आपने कहा कुरान और हदीस की, कुरान और हदीस तो बराबरी बताता है, मसावात बताता है, वो इंसाफ देता है। आपने क्या मेरे पे कोई चार्जशीट लगा के मुझसे जिरा की कि आपने मुझे कहा, या जज दिलावर की तरह का ये वाकया नजर आता है जो जज दिलावर, यकीनन ये सारी चीजें मामलात है। सियासी कमेटी को काम करने नहीं दिया जा रहा, सियासी कमेटी के साथ जो उसको फैसले कर रहे हैं, जो मामलात हैं, वो उसको मुकम्मल तो करने दें। जो एक चीज है एहतिसाब सबके लिए, तो वो सबका होना चाहिए ना। आप ये नहीं कि इसको पिक कर रहे हैं, पिक एंड चूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एहतिसाब सबके लिए, तो सबका होना चाहिए था। उसके बाद ये फैसला होता कि फिर एक हो, ताकि पता चले कि हम में से कौन है। अगर 12 मिनिस्टर है, 15 है, तो सबका एहतिसाब हो, उसके बाद पता चले। इसी तरह जैसे तोशाखाने की घड़ी का वाकया हो, या तो फिर सबका एहतिसाब हो। जब स्क्रूटनी होती है तो वो सबकी होती है कि सब पे क्या चार्जेस है, क्या मामला है। मुझे बताएं, फर्द जुर्म आयद होगी तो आप बताएंगे ना कि आपके पे ये चार्जेस हैं, इस चार्जेस के तहत आपको क्लेम किया जा रहा है। अब आप, मेरा क्या काम है कि मैंने उसका जवाब देना है। अगर शरई मसला है तो वहां की मशावरत चाहिए। आपको जवाब देने की मोहलत नहीं दी गई है सरवत साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आपका जवाब नहीं लिया गया है? जी बिल्कुल जवाब नहीं हुआ। ओके, इसका मकसद है कि आपकी जो कानूनी, जो सुन्नी तहरीक का जो भी आप लोगों का तरीका है मंशूर है, उसके मुताबिक आप अभी तक सरबराह है सुन्नी तहरीक के? बिल्कुल है, 100% है, 200% है। और अगर ये मामला ज्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगा तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? आप कानूनी रास्ता अपनाएंगे? बिल्कुल इसमें हम पिटीशन लेकर जाएंगे, अदालत का ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। सरबत एजाज कादरी, आपके मामले पर हम नजर रखेंगे कि सुन्नी तहरीक के सरबराह की हैसियत से सरबत एजाज कादरी करेंगे या ये भी माइनस हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।